So hello guys, welcome back Logic Mode, and today we see the GFG problem of the day, friends pairing problem, and the difficulty level of the problem is medium. Okay, and let's we see what is the problem. Given n friends, each one can remain single or can be paired up with some other friends. Each friend can be paired only once. Find out the total number of ways in which the friends can remain single or can be paired up. ओके मतलब हमारे पास एक n दे रखा है जो कि डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ द पेयर्स एंड जो फ्रेंड दे कैन बी अ सिंगल एंड देन कैन बी पेयर्ड अप विद अदर फ्रेंड्स। ओके, ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो सिंगल रहेगा या फिर दे कैन मेक पेयर टू अदर फ्रेंड्स। ओके, और हर एक फ्रेंड जो है सिर्फ एक पेयर बना सकता है। समझ में आई? मतलब ऐसा अगर ऐसा है कि वन जो है टू के साथ पेयर बना रहा है तो वन फिर थ्री के साथ पेयर नहीं बनाएगा। समझ में आई? Means each friend can paired only once. And what is the target, या फिर we see what we need to find in our question. If we see, we need to find the total number of ways in which the friend can remain single or can be paired up. How many ways we need to return? Okay, so अगर हम देखें example first, the n is equal to 3 means that their total number of friends is 3. So the one way is 1 comma 2 comma 3, they are all the single. The second way is 1 and 2 and 3. So 1 is single but 2 and 3 make paired to each other. And if we see the third way, 1 comma 2 and 3, so 1 comma 2 make pair to each other but 3 is still single. And we see the fourth way, 1 comma 3 and 2 is still single. And the note, what is the note? The note is 1 comma 2 and 2 comma 3 is considered as the same. Okay, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले तो 4 आ रहा है, और जो 1 2 है 2 3 है, दोनों को सेम ही कंसीडर करना है। सेम अगर हम n इज इक्वल टू 2 के केस की बात करें तो हाउ मेनी फ्रेंड्स, दे आर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 1 2. सो द फर्स्ट वे इज द ऑल फ्रेंड्स आर सिंगल 1 and 2. एंड व्हाट इज द सेकंड वे? Only two friends, so both make pair to each other. So if you see the 1 2, only one pair, so how many ways? Their total number of ways is 2. Okay, तो अगर हम अब यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन के अंदर n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने वेज है जो कि फ्रेंड सिंगल भी है और किसी के साथ पेयर बना रहा है, यही बात है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 और 3 सिंगल हो गया, अभी हमने पीछे देखा है ना, या फिर 1 2 एक पेयर बन गया, 3 सिंगल है, या फिर 2 3 एक पेयर है, 1 सिंगल है, या फिर 1 3 एक पेयर है और 2 सिंगल है। तो हाउ मेनी वेज? दे आर टोटल 4 वेज। ओके, तो सिंपल अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, इफ वी डिस्कस द ब्रूट फोर्स अप्रोच, व्हाट वी थिंक? अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन का यूज करेंगे प्लस बैक ट्रैकिंग। क्यों? हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी है पॉसिबल वेज है वो सारे रिकर्जन की मदद से निकालेंगे, बैक ट्रैकिंग की मदद से। बट इसकी जो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, ठीक है, वो कितनी हो सकती है? रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग हो रही है मतलब 2 to the power n, और n हमारा 18 तक जा सकता है, मतलब 2 to the power 18 बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। तो इसमें नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है टेल ही देगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि उससे क्या है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी कि कैसे एक्चुअली रिकर्जन वर्क करता है, कैसे कोड वर्क करता है, उस तरीके से। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 3 कि एक्चुअली रिकर्जन कैसे वर्क कर रहा है इसमें। 1 2 3। ओके, सो इनिशियली मान लो कि i यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर है। ठीक है, मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर ले रहा हूँ ताकि मैं पेयर्स को स्टोर कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देन मेरा जो 1 2 3 है, अब मेरा i कहाँ से यहाँ पर मूव हो चुका है। ठीक है, अब ये 2 के पास और भी वेज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेक्टर के अंदर ट्रेवर्स करूँगा, जो इनिशियली पॉइंट यहाँ पर है, तो i या तो इसके साथ पेयर बनाए। ओके, सो एक वे क्या है, वन वे क्या है, अगर i जो है इस वाले के साथ पेयर बनाए तो 1 2 एक पेयर बन गया। ठीक है, और दूसरा वे क्या है, j को प्लस प्लस किया तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब या तो सिंगल पेयर बना है। ठीक है, ये हो गया। अगर नेक्स्ट वे देखें तो नेक्स्ट वे क्या है, यहाँ पर 1 2 3 है, हमारा ये i यहाँ पर है, देन फिर से j यहाँ पर है,
बट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर बोला था जो एक फ्रेंड जो है किसी के साथ पेयर करेगा तो इस पेयर कितने लोगों का होना चाहिए, सिर्फ 2 लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग एक्चुअली हो चुके हैं तो हम और पेयर नहीं कर सकते, तो हम जे को प्लस प्लस करेंगे तो आउट ऑफ बॉन्ड, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वे है, कौन सा, 1,2 आपस में पेयर बनाए रखे और 3 जो है एक सिंगल पेयर बना ले। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1,2,3 यहाँ पर भी आई मूव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट केस में यहाँ पर आई क्या होगा, आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन एन हो गया। इन केस में मैं क्या बोलूँगा, मेरे को एक पेयर मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, वी रिटर्न 1, मतलब मेरे को एक पेयर मिल चुका है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से भी रिटर्न 1 कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला रिकर्जन एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर फिर से जे पॉइंटर आएगा, जे यहाँ पर है तो जे के पास एक पॉसिबिलिटी है, या तो वो 1 के साथ पेयर बना ले, तो 1,3 टू स्टिल सिंगल। ठीक है, अदर वे क्या है कि जे यहाँ से मूव होके यहाँ पर आए तो 1 स्टिल सिंगल बट 2 and 3 मेक पेयर टू ईच अदर। ओके, एंड थर्ड वे क्या है कि जे जो है आउट ऑफ बॉन्ड हो गया, मतलब सिर्फ एक ही वे है कि वो अकेला एक पेयर बना ले, सिंपल। देन हम अगर यहाँ पर फिर आई प्लस प्लस करेंगे तो आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से हाँ मेरे को भी एक वैलिड वे मिल गया है। ठीक है, यहाँ से भी हम रिटर्न 1 कर देंगे, यहाँ से भी हम रिटर्न 1 कर देंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 is 3, तो यहाँ से कितना हुआ 3। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से 1 है प्लस यहाँ से 3 है, तो 3 + 1 कितना हुआ, टोटल 4, और यहाँ से रिकर्जन क्या रिटर्न कर देगा 4 ना, कितने वेज है टोटल 4 वेज है, यही मेरा आंसर है ना। अगर वेज देखें तो वेज कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वे है 1,2 and 3। ठीक है, 1,3 and 2। ठीक है, अदर वे है 1, 2,3 एंड द फोर्थ वे है कि सारे फ्रेंड जो है स्टिल सिंगल है, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे रिकर्जन काम कर रहा है और बैक ट्रैकिंग काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग का कोड लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल, मैंने क्या किया, वेक्टर ऑफ वेक्टर यूज़ किया है क्योंकि हम पेयर्स में चाहिए था इसलिए, तो मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D वेक्टर ले लिया है। यहाँ पर इनिशियली मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, मैंने n पास कर दिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर टेम जो कि वेक्टर है। मेरा बेस केस क्या होगा, हर बार हम क्या कर रहे थे, जब भी मेरा आई जो है ग्रेटर देन n हो रहा था, मतलब n से बड़ा हो रहा था, मतलब मेरे को एक क्या हुआ, एक वे मिल चुका है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, रिटर्न 1 कर दूंगा। तो सेम मैं यहाँ पर भी मेरा अगर बेस केस देखूँ तो क्या है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, वी रिटर्न 1, अदरवाइज इंट आंसर इज इनिशियली 0। अब हम क्या कर रहे थे, जो हमारा टेम्प अरे था, वेक्टर था, उसके अंदर क्या कर रहे थे, ट्रेवर्स कर रहे थे, और हम देख रहे थे जो वेक्टर ऑफ वेक्टर था, मतलब जो 2D वेक्टर था, तो हम क्या कर रहे हैं, पेयर के फॉर्म में कर रहे थे, तो हमने देखा कि पेयर जो लेस देन 2 है, मतलब अभी भी या तो सिंगल है या फिर एक भी पेयर नहीं बना, तो हम उसके साथ पेयर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर से रिकर्जन कॉल कर देंगे और यहाँ से फिर से क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग कर लेंगे। फिर सब कुछ ट्रेवर्स करने के बाद जब हमारा जो है आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब हमारे पास एक और वे है कि या तो मैं उसको स्टिल सिंगल रहने दूँ। ठीक है, सिंगल पुश किया, अलग की पेयर बना दी उसका सबसे, और यहाँ से फिर से रिकर्जन कॉल किया, फिर से बैक ट्रैकिंग हुई यहाँ पर, देन उसके बाद क्या किया, आंसर रिटर्न कर दिया। सिंपल, समझ में आया। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टोटल जो मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ऑफ एन, तो वो हो गई रिकर्जन जो पीछे हीप मेमोरी यूज कर रहा है वो। उसके बाद हम 2D वेक्टर यूज कर रहे हैं स्पेस के अंदर, और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो कि 2⁻18 तक हो सकती है मैक्सिमम, जो कि ये TLE देगा। अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है, अगर हम देखें, अब हम कौन सी अप्रोच देखेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखें, हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन के अंदर पहले छोटे छोटे वैल्यूज लेंगे, उससे हम देखेंगे कि कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। ठीक है, तो हम देख ले कि हमारा जो n है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 18 तक जा सकता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए देखा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आंसर आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 1 वे। ठीक है,
कितना आ रहा था 1 पे, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे। n इज इक्वल टू टोटल फ्रेंड्स कितने 2 है, ठीक है। तो एक वे है या फिर दोनों सिंगल हो या फिर दोनों आपस में पेयर बना लें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2 वेज है, ठीक है, 2 वेज है। अब उसके बाद अगर हम n इज इक्वल टू 3 के लिए देखें तो या तो सारे सिंगल है, ठीक है, और अदर वे क्या है कि 1,2 3 सिंगल है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 1,3 पेयर बना रहा है, 2 सिंगल है, या फिर 2,3 एक पेयर बना रहा है, 1 सिंगल है, ठीक है। तो टोटल कितने वेज आ रहे हैं, 4। तो हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई फ्रेंड है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस है, ठीक है। या तो वो किसी के साथ पेयर बनाए, है ना, या फिर वो क्या हो, सिंगल हो। हमने यही देखा कि फर्स्ट या तो सारे सिंगल है या तो किसी के साथ पेयर बना रहे, इस तरीके से, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि एक फ्रेंड जो है उसके पास सिर्फ सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो किसी के साथ पेयर बना ले या फिर सिंगल रहे, है ना। अब मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, टोटल 1,2,3,4 पेयर्स 4 फ्रेंड्स है, सॉरी 4 फ्रेंड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो मेरा n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ, ये पेन ले लेता हूँ, कि जो 4 वाला पेयर 4 वाला फ्रेंड है, जो भी मेरे पास फ्रेंड 4 है, उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो किसके साथ पेयर बना ले, या तो फिर क्या हो, सिंगल हो जाए, किसी के साथ पेयर ना बनाए। तो हम देखेंगे केस फर्स्ट, यहाँ पर 2 केसेस हो रहे। केस फर्स्ट में सिंगल की बात करूँगा, ठीक है। तो अगर ये सिंगल रहता है, मान लो मेरा जो अरे था, मतलब जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे 1,2,3 है ना, और 4, तो यहाँ पर अगर ये सिंगल रहता है, ये वाला फ्रेंड अगर सिंगल रहता है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, इनका निकालना है कि कितने पेयर, मतलब ये फ्रेंड जो है या तो पेयर बना है या फिर सिंगल, इनके कितने वेज है। तो इसका आंसर तो हमने मतलब पहले ही प्री कंप्यूट कर लिया था। कैसे, हमने अगर देखे हम n इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो उसमें क्या था 1 2 3 इन्हीं का देख रहे थे, इसका टोटल वेज कितना आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहा था 4, मतलब 4 वेज थे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें वो 4 वेज कौन कौन से थे, वो पुराने वाले उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, 1,2,3, ठीक है, एंड 1,2 3 2,3 एंड 1, ठीक है। देन अदर वे है 1,3 एंड 1। टोटल ये 4 वेज थे इन तीनों के लिए, ठीक है। और मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या है, मेरा 4 जो है सिंगल है, तो सेम इन 4 को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, तो 4 अभी भी सिंगल है, समझ में आ रही, बट अलग अलग वेज के अंदर। तो मतलब अगर मेरा ये सिंगल है, सिंगल वाले केस की बात कर रहा हूँ, सिंगल वाले केस की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो n इज इक्वल टू 4, मेरा n फ्रेंड जो है उसके लिए वेज निकालना है कि मेरा n जो है सिंगल है। तो इसके लिए मेरे को जो पीछे वाला जो आंसर है, मतलब ये अगर मान लो n वाली टर्म है तो ये वाली कौन सी होगी, n-1, वही उसके अंदर वही आंसर होगा। तो जो सिंगल का केस है वो उसमें क्या होगा, मेरा जो भी मेरा मान लो कि डिप्पी मैंने कैलकुलेट कर रखा है या फिर कोई भी अरे है, उसमें जो n-1 होगा ये मेरे सिंगल केस को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डिप्पी ऑफ n-1 क्या है, 3 है, तो यहाँ पर टोटल कितने वेज हो गए, 4, तो सिंगल वेज कितना होगा, यहाँ से निकल गया, ये सिंगल वेज के लिए हो गया। मतलब इन तीनों का देखूँ तो जो डिफरेंट वेज ये है, और इन सब केसेस मेरा मान लो कि 4 जो है सिंगल है, तो सिंगल वेज में कितना आ रहा है, टोटल 4। अब सेकेंड केस देखेंगे, यहाँ पर समझ में आ गया कि हम सिंगल वेज के लिए कैसे निकाल रहे हैं। अगर ये n टर्म है तो हमें n-1 का आंसर लेना है, ठीक है, जो कि हमने पहले से प्री कंप्यूट कर रखा है। सेम अगर अब हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड के पेयर्ड हो जाए, ठीक है, जो n फ्रेंड है, जो मतलब जो 4 नंबर का फ्रेंड है वो पेयर कर ले किसी के साथ, तो मेरा जो अरे है वो क्या है, 1, 2, 3, 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 4th वाला फ्रेंड है ये इन सब के साथ पेयर अप कर ले, ठीक है। तो जो n है, n की वैल्यू क्या है,
n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 किस किस के साथ पेयर कर सकता है, 1, 2, 3, ठीक है। या तो 4 जो है 1 के साथ पेयर करेगा, 4 जो या फिर 2 के साथ पेयर करेगा, 4 जो है या फिर 3 के साथ पेयर करेगा। ये 3 वे ही है ना। तो अगर हम यहाँ पर चॉइस की बात करें कि 4 के पास कितने चॉइस है कि वो पेयर बना सके, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ या इसके साथ, मतलब टोटल चॉइस कितने, n-1 चॉइस, 3 चॉइस है। n की वैल्यू क्या है, 4-1 इज इक्वल टू 3 चॉइस है, मतलब 4 या तो 1 के साथ चॉइस करेगा, पेयर बनाएगा, 2 के साथ पेयर बनाएगा या फिर 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो जो चॉइस की बात करूँ, अगर मैं चॉइस की बात करूँ तो टोटल चॉइस कितना आ रहा है, टोटल 3 मेरे पास, मतलब टोटल 3 चॉइस है जिनके साथ मैं पेयर बना सकता हूँ। अब मैं ये वाला केस लेता हूँ, कौन सा पहन लूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये केस ले रहा हूँ, मान लो कि मैंने जो पेयर बनाया वो n, जो भी n है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 1 कि 4 ने 1 के साथ पेयर बनाया, तो कौन कौन से और फ्रेंड्स रह गए, 2, 3 हो गए, ठीक है, मतलब 2, 3 हो गए। और इसके लिए तो मैंने आंसर ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ पर n टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ना। और 2 के लिए हमारा आंसर कितना आ रहा था कि जब n की वैल्यू 2 हो उसके लिए कितने वेज है, जब n की वैल्यू 2 हो इसके लिए कितने वेज है, टोटल 2 वेज है, सेम। तो हम यहाँ पर बोल देंगे, तो इसके लिए जो आंसर है वो क्या आ रहा है, टोटल 2 वेज है, ठीक है। सेम अगर उसी तरीके से अगर मैं देखूं कि मान लो कि मैंने अगर पेयर कर लिया है, 4 का पेयर 2 के साथ कर लिया है, तो कौन कौन से फ्रेंड बचे, 1, 3। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर n कितना हो गया, टोटल 2 हो गया, तो इसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है। सेम अगर हम देखें पेयर अगर 4 जो है 3 के साथ भी बनाए तो टोटल कितने पेयर्स बच रहे हैं, 1, 2 पेयर्स बच रहे हैं, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 2, मतलब टोटल फ्रेंड्स 2 हुए। तो 2 के लिए तो हमने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है जो कि 2 आ रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 आ रही है। अब इन 2s को मैं कितनी तरीके से पेयर कर सकता हूँ, समझ में आया। यहाँ पर मान लो टोटल कितने बता रखा है, टोटल 3 है, कि अगर 4 जो है 1 के साथ पेयर करे तो बचे हुए एलिमेंट के साथ जो वेज है 2 है। तो यहाँ पर ये आंसर कैसे निकल रहा है, n-2 से, ठीक है, कि जो भी मेरा dp ऑफ n-2 है वो आंसर हो गया, इतना तो ये वे है। अब कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, जो भी n है उनके साथ क्या कर ले, पेयर बना ले, यानी कि n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो n-2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 इंटू n-1 कितना होता है, 3 इंटू टोटल 6, टोटल 6 वेज है। अगर पेयर अप की देखें तो कैसे निकल रहा है, अगर यहाँ पर समझाऊँ आपको, फर्स्ट अगर हम देखें कि 4 जो है 1 के साथ पेयर बना रहा है, ठीक है, 4 जो है 1 के साथ पेयर बना रहा है, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे थे, एक तो 2, 3। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि 4, 1 एक पेयर हो गया है, 2, 3 एक पेयर हो गया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन 4, 1 एक पेयर है बट 2 स्टिल सिंगल है और 3 भी एक स्टिल सिंगल है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं देखूं 4, 2 के लिए, तो यहाँ पर कौन कौन से 1, 3 बच रहे हैं, तो 4, 2 एक पेयर बना रहा है, 1 और 3 स्टिल सिंगल है, और या फिर 4, 2 एक पेयर बना रहा है और 1, 3 एक पेयर बना रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं 4, 3 के साथ देखूं तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट 1, 2 दोनों फ्रेंड्स बचेंगे, तो 4, 3 एक पेयर बनाएगा, 1 स्टिल सिंगल रहेगा, 2 भी स्टिल सिंगल रहेगा, 4, 3 एक पेयर बना लिया, तो यहाँ पर 1, 2 भी आपस में पेयर बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी मेरे कितने आ रहे थे, 6। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमने n-1 के लिए आंसर निकालना था उसके अंदर हमने नंबर ऑफ वेज लिख लिया है कि उसको कितने तरीके से और मतलब पेयर अप कर सकते हैं। तो n-1 वैल्यू होगी, मतलब n-1 बार उसके पेयर्स बना सकते हैं। इतना सा तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम इक्वेशन देखें, क्या एक तो हमारी जो भी सिंगल वाली कंडीशन है प्लस जो पेयर्ड वाली कंडीशन है वो, ठीक है। तो सिंगल वाली कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो रहा था कि जो भी मेरे डिपी ऑफ जो भी n है -1,
जो भी प्रीवियस वाला सॉल्यूशन है वो मेरा सिंगल केस में हो गया। प्लस अब पेयर्ड अप के लिए, तो पेयर्ड अप में अगर मैं देखूँ तो टोटल कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 बच रहे थे, n की वैल्यू 2, यानी कि मैं डिप्टी ऑफ n-2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 करूँगा तो 2। समझ में आया? टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे अगर एक के साथ पेयर बनाऊंगा तो। प्लस मतलब मल्टीप्लाई करूँगा, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? n-1 वेज हो सकते हैं। समझ में आई? जैसे यहाँ पर देखूँ तो ये हमारा n-1 वेज हो सकते हैं, मतलब ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है जो कि कितने सिंगल वेज है और कितने पेयर्ड वेज है दोनों निकाल लेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको ये वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को लग रहा है आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज 4 जो है किसके साथ पेयर कर रहा है? 1 के साथ, 1 के साथ पेयर कर रहा है, तो बच्चे कितने फ्रेंड्स हैं? टोटल 2, मतलब n = 2, 2 फ्रेंड्स बचे हैं, और 2 के लिए हमने ऑलरेडी रिजल्ट पहले ही कंप्यूट कर रखा है। तो इस केस में अगर n = 2 है तो कितने वेज आ रहे हैं? टोटल 2 वेज आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बचे? चॉइसेस कितनी है हमारे पास? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस देखूं, हमने यहाँ पर देखा था टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने? 3 है ना? तो टोटल वेज कितने हैं? 2 वेज है, और टोटल चॉइसेस कितनी है? टोटल 3 चॉइस है। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकलेंगे? 6। और यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल रहे हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सॉरी 5 एंड 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन रही है। ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जब मेरा जो n फ्रेंड है वो सिंगल है, ठीक है, उसके लिए नंबर ऑफ वेज जो क्या है, जो प्रीवियस रिजल्ट है वही मेरा आंसर है। और दूसरा क्या है कि मेरा जो अगर n जो किसी के साथ पेयर बनाता है, टोटल नंबर ऑफ अगर मान लो किसी के साथ पेयर बना रहा है तो कितने फ्रेंड्स और बचेंगे? n-2। n-2 के लिए हमने ऑलरेडी आंसर निकाल रखा है, तो हम ये डायरेक्ट जो प्री कंप्यूट कर रखा है वहां से निकाल लिया है। साथ में उसके कितने चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो n-1 चॉइस है, या तो 4 1 के साथ पेयर बनाएगा, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, मतलब n-1 चॉइस है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड वेज निकल जाएंगे, प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल वेज। जब हम दोनों को सम करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कोडिंग वाले पार्ट पर आते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर ऑफ डिप्टी, जो कि n+1 साइज का होगा इनिशियली, और 0, मतलब डिप्टी ऑफ 0 क्या होगा? 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट इनिशियल 0 i <n और i++ <n, मतलब मेरे को n फ्रेंड के लिए निकालना है। तो जब भी मेरा i जो है वो <n क्या हो या फिर =2 हो, तो उस केस में मेरा डिप्टी ऑफ i ही आंसर है, मतलब इतने ही वे है। बट जब भी मेरा i जो ग्रेटर देन हो गया 2 से, तो इस केस में मेरे डिप्टी ऑफ i के अंदर क्या होगा? फर्स्ट सिंगल फ्रेंड, सिंगल फ्रेंड क्या के लिए क्या होगा? जो भी मेरा प्रीवियस वाला रिजल्ट है वो मेरा आंसर होगा, ये सिंगल के लिए। अब जो पेयर्ड कर रहा हूँ, मेरा जो n वाला फ्रेंड है, अगर मैं किसी के साथ पेयर करता हूँ तो कितने और एलिमेंट्स बचते हैं? डिप्टी ऑफ n- बात करूँ तो 2, सॉरी n-2 बचते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लो n = 4 है, हमने यहाँ पर देखा ना, अभी कहाँ गया, हमने यहाँ पर देखा टोटल 4 जो किस के साथ पेयर बना सकता है? 1 2 3। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो 4 ने 1 के साथ पेयर बनाया, तो कितने एलिमेंट्स बचे? टोटल 2, मतलब n-2। ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? हमने ऊपर देखी थी, n- टोटल 1 चॉइसेस है, और यही क्या होगा हमारा रिजल्ट, रिटर्न डिप्टी ऑफ n। अगर हम रन करके देखें तो आंसर रॉन्ग आ रहा है, ऐसा क्यों? सॉरी, यहाँ n नहीं i आएगा। ठीक है, तो सारे सैंपल टेस्ट केसेस तो सही चल रहे हैं, सबमिट करके देखें। सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सिंपल हम ऑफ n टाइम्स इस पे रिवर्स कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? बिग ऑफ n।
और स्पेस की बात करूँ, सॉरी स्पेस की बात करूँ तो कितनी हो रही है, स्पेस भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमने 1D अरे लिया है, वो भी n साइज का। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करें। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।